वो चैप्टर था आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हम आजाद हुए तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी। तो हमने इसमें अलग अलग सेक्टर्स देखे, जैसे एग्रीकल्चर में कौन सा सिस्टम आता था, एग्रीकल्चर में कौन से सिस्टम ने बर्बाद किया, बोलो किस सिस्टम ने एग्रीकल्चर को बर्बाद किया। सर जमींदारी। गुड। हमारे यहाँ की कौन सी इंडस्ट्री सबसे पावरफुल होती थी, कौन सी इंडस्ट्री सबसे बड़ी थी हमारे यहाँ, आयरन एंड स्टील है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हाँ हैंडीक्राफ्ट सॉरी सबसे पहली इंडस्ट्री जो हैवी इंडस्ट्री थी वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी, टिस्को। ये तुम्हारी मैम पूछेगी अभी है ना, भूलना मत। आपने क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर की पोजीशन, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्यूपेशन, इतना आपने पढ़ा। कब, इंडिपेंडेंस के टाइम। तो आपको ये पता कि हर सेक्टर में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि डैमेज थे, कैसे थे, हमारी पोजीशन क्या थी, अच्छी थी कि खराब थी। हर सेक्टर में हमारी पोजीशन अच्छी थी कि खराब थी, ये बताओ, बोलो फटाक से बोलो तो आगे बढ़ूंगा। कैसी पोजीशन थी हमारी। सर ब्रिटिशर्स के आने के बाद खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी। हम डैमेज्ड पोजीशन में थे। तो क्या हुआ, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी चेयरमैनशिप में एक बॉडी बनाई गई 1950 में। उस बॉडी का नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन। ठीक है, याद रखना 1950 में बनाया गया था। इसके चेयरमैन जो थे वो पीएम ऑफ इंडिया थे, मतलब जो फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इस प्लानिंग कमीशन को गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया ताकि हमारे तो हर सेक्टर डैमेज्ड हैं, इनको क्या किया जाए, वापस से डेवलप किया जाए, तरक्की पे लाया जाए। तो प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, प्लान्स बनाती थी। तो इनके प्लान दो तरह के होते थे, एक प्लान कहलाते थे कंप्रीहेंसिव प्लान और एक प्लान कहलाते थे डायरेक्टेड प्लान। ठीक है, कंप्रीहेंसिव प्लान को हम लॉन्ग टर्म प्लान भी कहते थे, और ये ऐसे प्लान थे जो 20 ईयर के लिए टारगेट से बनाए जाते थे। डायरेक्टेड प्लान को शॉर्ट टर्म प्लान बोला जाता था, और ये 5 ईयर्स के लिए बनाए जाते थे। तो ये जो कंप्रीहेंसिव प्लान थे, इसमें देश की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता था, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के बारे में, पूरे देश की तरक्की 20-20 साल में कैसे हो सकती है, लैंडमार्क दिया करते थे। और जो डायरेक्टेड प्लान थे, जिनको शॉर्ट टर्म प्लान बोलते थे, ये 5 ईयर के होते थे और ये एरिया स्पेसिफिक होते थे। 5 साल में एक एरिया को टारगेट किया जाता था और पूरा फोकस उसकी ही डेवलपमेंट पर लगाया जाता था। जैसे एग्जांपल के तौर पे दूं तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला, जहां पे हमारा पूरा फोकस सिर्फ एग्रीकल्चर पे था कि किस तरह से इंडिया में एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता है। सुनो पूरी बात, हम जब आजाद हुए तो हमारी पोजीशन बहुत डैमेज थी। तो आजादी के बाद हमने 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया, जिसके चेयरमैन पीएम ऑफ इंडिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस टाइम से हमारी प्रैक्टिस हो गई कि दो तरह के प्लान बनाएगा प्लानिंग कमीशन, एक का नाम होगा कंप्रीहेंसिव प्लान, दूसरे का होगा डायरेक्टेड प्लान। कंप्रीहेंसिव प्लान 20 साल के हुआ करते थे, जिसमें पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करने के बारे में सोचा जाता था, और डायरेक्टेड प्लान शॉर्ट टर्म प्लान थे जो 5-5 साल के होते थे, जहां एरिया पे फोकस किया जाता था। तो ये तो आज भी चलते हैं, ये कंटिन्यूड है।
ठीक है, इसको 5 ईयर प्लान्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक, आगे प्लानिंग कमीशन को 2017 में रिप्लेस कर दिया गया। बाय नीति आयोग। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा, हमारे देश में पहले प्लान मेकिंग बॉडी कौन थी? प्लानिंग कमीशन। उसको कब डिसकंटिन्यू किया गया? 2017 में। अब कौन सी बॉडी काम करती है? नीति आयोग। तो ये जो 5 ईयर प्लान चला करते थे ये भी डिसकंटिन्यू हो गए। लास्ट प्लान 2017 तक का था। ईमानदारी से बताओ कितना क्लैरिटी है अभी तक जो पढ़ाया उसमें? कितना समझ आया? बोलो। मैंने अभी तक आपको जो बताया आपको समझ कितना आया ये बताओ। ये सब क्या आ गया? पूरा आ गया? अंश श्रेयांश कितना समझ आया? आ गया एकदम क्लियर है? नीति आयोग वाला ना 2015 दिया हुआ है। 2017 से इफेक्ट में आया है बेटा, ध्यान रखना। कौन सी बुक में 2015 दिया है? जैन एंड ओरी में भी, और गूगल में फॉर्म जो तब वो 2015 में हुआ था करके। इसका एक्चुअल इफेक्ट 2017 आया था, तो आप ये ध्यान रखेंगे ज्यादा बेटर होगा। ठीक, अदरवाइज आप ये याद रखिए कि प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड और उसकी जगह अब क्या आ गया है? नीति आयोग। ठीक, अब आप समझो आज का चैप्टर क्या है जो आपको पढ़ना है, समझ लेना और अच्छे से इसको अपन फोकस करके करते हैं। अभी हम लोग इतिहास में ही चल रहे हैं। इतिहास में मतलब हम लोग अभी पास्ट में ही चल रहे हैं। तो आज से जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है 5 ईयर्स प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। मैं जैन एंड ओहरी के चैप्टर के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सबसे बेस्ट बुक यही है। और इसको आपने पढ़ लिया तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जैसे चैप्टर दिए उसी हिसाब से पढ़ेंगे अपन लोग। आप बोलो, इसमें कोई तकलीफ? नो सर। तो चलो एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें शुरू करते हैं, आपको समझाना चालू करता हूँ। सबसे पहली चीज इसमें जो आती है वो ये है कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? तो आप ये याद रखना, इकोनॉमिक प्लानिंग refers to a process developed by planning commission to achieve a set of target within specified period. इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया गया प्रोसेस जिसमें एक टारगेट को स्पेसिफाइड पीरियड में हमें अचीव करना होता है। आप बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? ये बात समझ आए कि नहीं? एक टाइम में एक टारगेट होगा, उसको हमें अचीव करना होता है, ये इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। तो जैसे टारगेट क्या होता है हमारा, तो दो तरह का हो सकता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने टारगेट रखा है कितने साल का? 20 साल का। और टारगेटेड डेवलपमेंट के लिए कितना रखा था? बोलो कितना रखा था? एक एक एरिया को डेवलप करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया। 5 ईयर्स। तो इसको भाई लॉन्ग टर्म प्लान बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म प्लान बोला जाता है। ठीक, अब ये बताओ इकोनॉमिक प्लानिंग करने वाली सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी है? कौन सी अथॉरिटी करती है इकोनॉमिक प्लानिंग? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इसके हेड कौन थे? पीएम ऑफ इंडिया। तो पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतनी कहानी समझ आ गई कि तकलीफ है पहले तो ये बता दो भैया। तो समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी ये था कि हमें ये पता होना चाहिए था कि हमारी इकोनॉमी है कैसी। ठीक है,
तो हमारे जो प्लानिंग कमीशन के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया में रिसर्च किया और पूरी रिसर्च करके ये पाया कि पूरी दुनिया में 3 तरह की इकोनॉमी चलती है। आपको पता है नाम? यस सर। बोलो। मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और इकोनॉमिक। तो पूरी दुनिया में 3 तरह की इकोनॉमी चलती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी कौन सी चलती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि तीनों के बीच डिफरेंस क्या है, बताओ, सबसे पहली बात। दूसरा पूछता है कि अगर ऐसी इकोनॉमी का हम यूज करते हैं तो इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो जैसे सबसे पहले बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, आप बता सकते हो इसका मतलब क्या होता है? बता सकते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? चलो मैं दिखता हूं, सुनो। एन इकोनॉमी वेयर मेजर डिसीजंस related to market, ब्रैकेट में what to produce, ये सुने हो कभी? what to produce, यस सर। यस सर। how to produce, और तीसरा क्या है? for whom to produce। पूरी देखो, लैंग्वेज पढ़ो। an economy where major decision related to market, that is what to produce, how to produce, for whom to produce, were taken by प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कौन देता था? इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल। एंड देयर वाज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। इन अदर वर्ड्स द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई were not controlled by government, and there was free play। ये वर्ड याद रखना, फ्री प्ले। अब साधारण भाषा में बोलूं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं जहां मार्केट कैसे चलाया जाए, वहां किस चीज की डिमांड होगी, किस चीज की सप्लाई होगी, ये प्राइवेट इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं। और गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि हमारा काम देश को चलाना है, हमें देश के बिजनेसेस या मार्केट से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब यहाँ जो भी डिमांड होगा या सप्लाई होगा उस पर सरकार का किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे फुल फ्री प्ले था, कोई भी कुछ भी लाकर बेच सकता है और कोई भी कुछ भी खरीद सकता है। ईमानदारी से बताओ कितना क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आप ध्यान रखिए, इसका एग्जाम्पल है यूएस इकोनॉमी। यूएसए इसका मेन एग्जांपल है। यूएस इकोनॉमी ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती है। वहां पर जो प्राइवेट प्लेयर्स या बिजनेसमैन होते हैं वही मार्केट में डिमांड करते हैं और जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से सप्लाई होती है। वहां पर गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है मार्केट में क्या बिक रहा है, वो किसी चीज पे बैन नहीं करती है। वहां पे इवन गन्स भी खुलेआम मिलती है, ड्रग्स खुलेआम मिलता है। गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स चाहिए, बाकी किसी चीज से वो मतलब नहीं है। तो ऐसी इकोनॉमी होने का फायदा क्या है, मेरिट क्या है? फायदा बेसिकली ये है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मार्केट बढ़ता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना रहने से लोग प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं और जब प्रॉफिट होगा तो कहीं ना कहीं देश की क्या होगी, तरक्की होगी। दूसरा, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छी इकोनॉमी है। यहाँ के जो बिजनेसमैन है बहुत पैसे वाले होते हैं, ठीक। यहाँ का डीमेरिट या नुकसान क्या है ऐसी इकोनॉमी बनाने का? तो यहाँ का नुकसान बेसिकली ये है कि एक सोशल अनरेस्ट होता है। सोशल अनरेस्ट होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि रिच बिकम रिचर, अमीर अमीर हो जाता है, एंड पुअर बिकम्स पुअरर। कहने का मतलब ये है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीद लेते हैं चीजें और पैसे वाले होते जाते हैं, लेकिन जो गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, वो और गरीब होता जाता है। आपको ये बात कितनी समझ है?
पूरी पूरा अच्छे समझ आया कि सिर के ऊपर से कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है? बताओ कुछ। सर श्रेयांश आया। अच्छे से समझ आ गई? यस सर। अच्छा, दूसरी इकोनॉमी जो होती है वो होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये सारी चीज सेंटेंस पूरे वही रहेंगे, तो यहाँ पे ऐसे डैश डैश कर रहा हूं। वर टेकन बाय गवर्नमेंट and no interference of private individual, just opposite capitalist का। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी को, वहां के बिजनेस को, वहां के मार्केट्स को चलाती है और प्राइवेट इंडिविजुअल हाथ पैर भी नहीं चला सकता, कुछ खास नहीं कर सकता, उसे सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स the forces of demand and supply are controlled by government। किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के कंट्रोल। and there is no free play, यहाँ पे कोई आजादी नहीं। जो बिकेगा गवर्नमेंट पब्लिक के इंटरेस्ट को देखकर बेचेगी, जो डिमांड होगी या जो सप्लाई होगी सरकार डिसाइड करेगी। क्या खाना है, क्या पहनना है, ठीक, क्या गाड़ी चलानी है, कौन सी मूवी देखनी है, हर चीज गवर्नमेंट डिसाइड करके देती है जनता के भले के लिए। इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपको चाहिए तो इसका एग्जांपल होता है नॉर्थ कोरिया, वहां की सरकार डिसाइड करती है हर चीज। भूटान, ठीक है, कितना क्लियर है? सब पूरा फायदा क्या होगा ऐसी इकोनॉमी का? तो सरकार जनता के लिए काम कर रही है तो सोशल वेलफेयर होगा, ठीक है। दूसरा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होगी, सरकार सब में रिसोर्सेस का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, अमीर गरीब वाला किस्सा नहीं रहेगा। नुकसान यहाँ क्या है, आप बताओ क्या नुकसान है? नुकसान क्या है? आप ऐसी प्राइस शायद हाई होंगे। प्राइस तो यही सबसे कम होता है क्योंकि गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड कर रही है और वो जनता के भले के लिए कर रही है तो रेट बढ़ाएगी नहीं। नुकसान क्या है? नुकसान क्या है बताओ? देखो यहाँ क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इफेक्ट होगा। इफेक्ट ये होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी क्योंकि सरकार प्राइवेट बिजनेसमैन को तो बढ़ने ही नहीं दे रही है। वो बोलती है पूरा बिजनेस हम ही करेंगे और अब उसको देश भी चलाना है और बिजनेस भी चलाना है तो चीज पॉसिबल नहीं है। सेकंड, कंज्यूमर के पास चॉइस खत्म हो जाएगी, नो कंज्यूमर चॉइस, जो गवर्नमेंट दे रही है वो यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकते। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छे से आई क्या आधी अधूरी आई? दोनों इकोनॉमी समझ आ गई कि नहीं आ गई? आगे दोनों जस्ट अपोजिट है, एक में बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ है तो एक में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है, तो दूसरे में कस्टमर को चॉइस ही नहीं मिलती है। एक में सोशल अनरेस्ट होता है तो दूसरे में सोशल वेलफेयर होता है। एक में अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है, तो दूसरे में रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वाइस वर्सा, यहाँ के मेरिट यहाँ के डीमेरिट है, यहाँ के डीमेरिट यहाँ के मेरिट है। कितना क्लियर हुआ? अच्छे समझ आया कि नहीं? है या ना बोलो बस। यस सर। तीसरी इकोनॉमी भी है मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं, यहाँ पे पूरा यही कर देते हैं अपन डॉट डॉट। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? एन इकोनॉमी वेयर मेजर डिसीजन रिलेटेड टू मार्केट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ, किसका किसका? गवर्नमेंट and private individual। In other words, the forces of demand and supply are controlled
बाय बोथ, कौन कौन? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या दे सकते हैं हम लोग? तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो टेलीकॉम, कस्टमर के पास चॉइस है, सरकारी देना है तो बीएसएनएल दे दे और प्राइवेट देना है तो जियो दे दे। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस, सरकारी चाहिए सिटी बस में बैठ के चल दो, या तो पायल पीयूष की बस में बैठ के चल दो प्राइवेट। तो मिक्स इकोनॉमी में कस्टमर के पास बहुत चॉइस होती है कि वो गवर्नमेंट की सर्विस भी यूज कर सकता है और प्राइवेट सर्विस भी। आप जो है इसके स्पाइस जेट के फ्लाइट में भी सफर कर सकते हो, विस्तारा में भी कर सकते हो, या एयर इंडिया में भी कर सकते हो। हाउएवर अब तो एयर इंडिया बंद हो रही है। आप बताओ ये बात समझ आई कि नहीं है? Yes, sir. अच्छे से आई कि आधी अधूरी आई? अच्छे से सर। आ गई। तो यहाँ पर फायदा क्या है, मेरिट क्या है ऐसी इकोनॉमी होने का? तो क्योंकि दोनों का पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्या होती है? देश की तरक्की होती है। दूसरा, कस्टमर के पास चॉइस बहुत हो जाती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट का भी गुड्स यूज कर सकता है और किसका कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर का भी कर सकता है। ठीक, यहाँ पे नुकसान क्या होता है? तो नुकसान ये है कि पब्लिक सेक्टर suffers from insufficiency या inefficiency। आप देख लो आज भी बीएसएनएल की सर्विस अच्छी है कि खटारा है? क्या लगता है? अगर मैं एयरटेल से कंपेयर करूं तो बीएसएनएल की सर्विस कैसी है? खासकर मैं अगर इंटरनेट की बात करूं तो सर खटारा। तो भाई ये दिक्कत है ना, सरकारी सर्विसेज इनएफिशिएंट है। अब तुमको अभी इलाज कराने जाना हो, जिला अस्पताल जाओगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे? प्राइवेट। सीधी सी बात है, जिला अस्पताल के नाम से आदमी डर जाता है। तो दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट हो गया और दूसरा करप्शन बहुत ज्यादा। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल दूं, तुम आरटीओ में जाकर डायरेक्ट लाइसेंस बनवा सकते हो, लेकिन आरटीओ वाले जल्दी बनाते नहीं, वो बोलते हैं एजेंट के थ्रू जल्दी बना के दूंगा। तो एजेंट इनको पैसा पहुंचाता है तभी तो होता है कि नहीं होता? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पे एक इशू ये है कि करप्शन बहुत ज्यादा होता है। प्राइवेट सेक्टर वाले घूस खिला खिला के ना पब्लिक सेक्टर को निकम्मा कर देते हैं। आपको कितनी समझ आई मेरी बात? सर पूरा अभी तक जो पढ़ाया एकदम परफेक्टली क्लियर है कि आधा अधूरा क्लियर? क्लियर है perfectly। बाकी Clear है? एकदम अच्छे। श्रेयांश Yes, sir. परफेक्टली क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आज की क्लास में क्या क्या पढ़े हम लोग बताओ? आमिर भी अब 10 मिनट में कर रहे हैं अपन। हाँ ठीक है, 10 मिनट में है ना? ठीक है, अच्छे समझ आ गया? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। तो आज क्या क्या पढ़े? हमारे यहाँ पहले कौन थी सेंट्रल अथॉरिटी जो प्लानिंग करती थी? कौन करता था प्लानिंग? प्लानिंग कमीशन। किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग। नीति आयोग। 2 तरह के प्लान वो लोग बनाते थे देश की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। क्या डायरेक्ट कितने साल का बनाते थे प्लान? 20 सर 20 इयर्स। और एक एक एरिया को पकड़ के डेवलप करने के लिए 5 इयर्स। 5 5 ईयर का। तो कल की क्लास जो हम करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे 20 ईयर प्लान। क्या पढ़ेंगे? 20 ईयर। तो 20 इयर्स। परसों की क्लास में पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? यस सर। तो टेस्ट आज नहीं दे रहे हो? No, sir. कल पक्का। कल शाम को देना है ना? हाँ सर, ठीक है। ठीक, ठीक है बेटा, बस इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू सर। बाय।